हमारे बीच में वो शख्सियत हैं जिनको हर श्रोता हरदोई का जानता है, पहचानता है, राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाते हैं, देश विदेश में इनकी तमाम प्रशंसक हैं और हरदोई में ही जन्मे हैं। हालांकि इस समय राजधानी लखनऊ में रहते हैं। और मैं वेदव्रत वाजपेयी, जय हिंद सभी हरदोई वालों को और अपने जनपद के लोगों को, अपनी मातृभूमि को प्रणाम करता हूं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हरदोई सांस्कृतिक धरती है और ये विचारणीय प्रश्न है कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई सांस्कृतिक राजनीतिक पुरुष इस हरदोई को मिला होता तो हरदोई संसार का सबसे बड़ा चक्र तीर्थ बन जाता। क्या बात है। ये वो धरती है जहाँ जो भगवान प्रभु श्री राम सारे संसार को मुक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन उन्हें जब मुक्ति की आवश्यकता हुई तो वो हरदोई में उन्होंने हरदोई की धरती को प्रणाम किया आके और उन्हें मुक्ति मिली। ऐसे बहुत से संदर्भ में, चाहे ऋषि सांडिल्य हों, चाहे आपके आस्तिक ऋषि हों, 88,000 ऋषियों की कथा भी इसके आसपास ही हरदोई के है। बगल में परियर में आदि कवि वाल्मीकि का आश्रम है। ये इतने रसलीन जैसा महाकवि इस हरदोई जनपद की मिट्टी में, जिनका दोहा था अमी हलाहल मद भरे, लोग बिहारी का समझते थे इसको, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जय चितवत एक बार। ये रसलीन का दोहा है। इसी तरह से एक बड़ी काव्य की श्रृंखला है। मैं बड़े अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि वे काव्य के जो देश भर में अक्षत पुष्प और स्टार हैं, उनको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हरदोई में क्रमशः एक एक करके सबको परिचित कराऊँ। और ये जो पवित्र मातृभूमि है, जहाँ वामन अवतार हुआ है, जहाँ नरसिंह अवतार है, जहाँ पर 12 अवतार हुआ हो, ऐसा हरदोई, महान हरदोई, उसके बीच में कविता अगर जागृत रहेगी तो मैं समझता हूँ कि हरदोई की सांस्कृतिक परंपरा और धरोहर बनी रहेगी। मैं ज़्यादा न बोलकर, मैं पत्रकार बंधु यहाँ पर हैं, मैं एक छंद के माध्यम से अपनी मातृभूमि को प्रणाम कर लेता हूँ। और इस बहाने सारे हरदोई के जितने भी लोग हैं, कुछ मेरे पिताजी के प्रशंसक हैं, कुछ मेरे प्रशंसक हैं, और सबसे मेरा इस चैनल के माध्यम से प्रणाम भी हो जाएगा। ये सौभाग्य का विषय है। ऊंचे, एक नए ढंग की परिभाषा भारत की दे रहा हूं कि ऊंचे हिमशृंग साधकों सी साधना में लीन, ऊंचे हिमशृंग साधकों सी साधना में लीन, नदियों में नीर का प्रवाह निष्काम है, और खेत खलिहान वन बाग में झरे पराग, गांव गांव राम घनश्याम का गुलाम है। गांव गांव राम घनश्याम का गुलाम है। और सर्जना है सिंधु की घनों की गर्जना है घोर, सर्जना है सिंधु की घनों की गर्जना है घोर, आंधियों के जोर शोर के लगे लगाम है, और देवता भी जिस देश की प्रशस्ति बांचते हैं, ऐसी वरदानी मातृभूमि को प्रणाम, ऐसी वरदानी मातृभूमि को प्रणाम है। जय हिंद, जय भारत, जय हरदोई। एक कविता आपकी है, कीर्त कलर सौंप दिया है, वो आपने गूंगे शब्द का इस्तेमाल वहाँ पर किया है। जी जी जी। शायद पुरानी आपकी कविता है। जी जी जी। और इस समय तो बहुत बोलने वाले हैं। जी जी जी। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं, एक ऐसा दौर था कि जब भारत का नेतृत्व बोलता ही नहीं था। आज ऐसा दौर है कि वो चुप नहीं रहता है। तो ये दूसरा ऐसा कंट्रास्ट है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बोलने से, किसी देश का प्रधानमंत्री अगर महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलेगा नहीं तो इतिहास लिखेगा क्या। और इस समय जो ज्वलंत मुद्दे हैं और जो विश्व के शांति के लिए जो आवश्यक बातें हैं, मुझे ऐसा लग रहा है दिल्ली के सिंहासन से कही जा रही हैं। और आने वाले समय में भारत दुनिया का अग्रणी, सबसे अग्रणी देश बनेगा। क्योंकि अभी तो जो यहाँ ऊबड़ खाबड़ जो इस देश का राजनीतिक धरातल हो गया है, उसको
हमवार करने के लिए, उसको समतल बनाने के लिए अभी तो बुलडोजर ही चल रहा है। जब रास्ते समतल हो जाएं, उसके बाद प्रगति की गाड़ी उसके ऊपर खसक पाएगी। तो अभी तो ये काम हो रहा है और बहुत जल्दी शीघ्र मैं समझता हूं कि पूरे भारत का वातावरण इस योग्य हो जाएगा, रहने लायक हो जाएगा। सबको समझ में आ जाएगा कि हम भारत के नागरिक जरूर हैं, स्वाधीनता जरूर है हमारी, लेकिन हम कुछ भी कहेंगे ऐसा देश में संभव नहीं हो सकता है। तो मैं आज के वर्तमान परिवेश को बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ और मैं 2-4 पंक्तियाँ कह देता हूँ कि ये विश्व गुरु है हमारा भारत। तो क्यों विश्व गुरु है, इसका मैंने 2 पंक्ति लिखा है कि आखिर कब तक देश जलेगा उग्रवाद की भट्ठी में, कि आखिर कब तक देश जलेगा उग्रवाद की भट्ठी में, आखिर कब तक देश जलेगा उग्रवाद की भट्ठी में। हमको पूरी दुनिया करनी होगी अपनी मुट्ठी में, हमको पूरी दुनिया करनी होगी अपनी मुट्ठी में। विश्व गुरु की पदवी भारत को फिर से लौटानी है, विश्व गुरु की पदवी भारत को फिर से लौटानी है। ये धरती कमजोर नहीं, पानी इसका बलिदानी है, ये धरती कमजोर नहीं, पानी इसका बलिदानी है। पुत्र हमारे सूरज की गति को भी रोक दिया करते, पुत्र हमारे सूरज की धरती को रोक दिया करते, पुत्र हमारे सूरज की गति को भी रोक दिया करते। हम अगस्त मन बूंद बूंद सागर को सोख लिया करते, हम अगस्त बन बूंद बूंद सागर को सोख लिया करते, हम अगस्त बन बूंद बूंद सागर को सोख लिया करते। और ईरान, पाक, चीन, जापान सब भारत की आवाज को सुने। ये किस मिट्टी का बना देश है कि हम अगस्त बन बूंद बूंद सागर को सोख लिया करते। वक्त पड़े तो शेषनाग के फण पर नाच लिया करते, वक्त पड़े तो शेषनाग के फण पर नाच लिया करते। और 3 डगों में 3 लोक की धरती नाप लिया करते, 3 डगों में 3 लोक की धरती नाप लिया करते, 3 डगों में 3 लोक की धरती। और 2 पंक्तियां और पढ़े दे रहा हूं, चैनल का समय बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं 2 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। ऑस्ट्रेलिया कहता है ये भिखारियों का देश है, फ्रांस कहता है ये जुआरियों का देश है, अमेरिका कहता है मदारियों का देश है। तो ये कैसा देश है हिंदुस्तान, इसकी 2 पंक्तियों में समीक्षा कर देना। मौलिक पंक्तियां हैं और कवि सम्मेलनों के मंचों पर कम ही ऐसा पढ़ा गया है। तब मैं बात कहने की कोशिश करता हूं कि 3 डगों में 3 लोक की धरती नाप लिया करते, 3 डगों में 3 लोक की धरती नाप लिया करते। यह कुबेर का देश सदा सोने चांदी से मढ़ा रहा, वाह, यह कुबेर का देश सदा सोने चांदी से मढ़ा रहा, यह कुबेर का देश सदा सोने चांदी से मढ़ा रहा। कोहिनूर हीरा मेरी माँ के चरणों में पड़ा रहा, कोहिनूर हीरा मेरी माँ के चरणों में पड़ा रहा। डॉलर वाले क्या समझेंगे इस भारत की गहराई, डॉलर वाले क्या समझेंगे इस भारत की गहराई। हमने जय करके सोने की लंका वापस लौटाई, हमने जय करके सोने की लंका वापस लौटाई। जय हिंद, जय भारत। तो जितने भी ये कविगण आए हैं, कुछ देर में ये RR इंटर कॉलेज में कवि सम्मेलन शुरू होगा। निश्चित तौर पे बड़ी संख्या में लोग आएंगे और मेरी भी गुजारिश है आप सब वहाँ पहुँचें और इन सब कवियों को जो देश के कोने कोने से आए इनका काव्य पाठ सुनें। नमस्कार।